हाय गाइस, मैं हूं अमन और आज हम देखेंगे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर या फिर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 9th चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो हम स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म है मास, जिसको हम आगे चैप्टर में m से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड है एक्सेलरेशन, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स f, इनिशियल वेलोसिटी u जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम को v t, मोमेंटम v, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जानते हैं फोर्स क्या होता है। वैसे तो फोर्स की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, लेकिन हमने यहाँ ली है एन एक्सटर्नल फिजिकल कॉज which changes the position or tries to change the position of body is called force। ऐसा कोई फोर्स जो किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करे या फिर करने की कोशिश करे, डायरेक्शन चेंज कर दे या करने की कोशिश करे, तो हम उसको फोर्स कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि एनी फोर्स दैट चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और चेंज द पोजीशन। आपको जो अच्छा लगे आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम जानेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी जब फोर्स लगता है तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तब हम वो जानेंगे। तो पहला इफेक्ट है वी कैन ब्रिंग एनी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। जैसे कि हम फोर्स डालते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। जैसे कि हम फुटबॉल जब खेलते हैं तब हम फुटबॉल को किक करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने पैर के फोर्स को उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। अ बॉडी व्हिच इज इन मोशन कैन बी स्लोड डाउन। जैसे वही ऑब्जेक्ट, जैसे हमने किक किया उसको, वो मोशन में आ गया, तो सामने वाला प्लेयर उसको पैर से अपने रोक लेता है, तो वो मोशन से मतलब रुक गया या फिर स्लो हो जाता है फोर्स लगाने से। वी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, और वैसे में ही अगर उसने दूसरे प्लेयर को पास किया तो वो भी उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या फिर किसी और को पास कर देगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एंड वी कैन चेंज इट्स शेप। जैसे कि हम, जैसे कोई स्ट्रेस बॉल होती है, आप देखा होगा स्पंज की बॉल होती है स्माइली वाली, तो हम उसको अगर प्रेस करते हैं तो जैसे हम कोई स्पंज वाली बॉल होती है वो प्रेशर रिलीजिंग बॉल, तब जब हम उसको प्रेशर डालते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है और वो दब जाती है, और जब उस पर प्रेशर हटाते हैं वो हट जाती है। तो ये था इसका लास्ट इफेक्ट, और ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। हमने जान लिया था फोर्स हमने जान लिया था। अब हम जानेंगे कुछ और चीजें, जैसे फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी अब पढ़ चुके हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स को मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके दो कारण है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक इस वजह से क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, जब उसमें डायरेक्शन की जरूरत हो। तो जब हम फोर्स लगाते हैं हमको पता रहना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में लगाएं, तो इसलिए भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम जानेंगे द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े एन से। छोटा एन आप नहीं लिख सकते, हम इसको बड़े एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में m इनटू a कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम जान ले। टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं दो तरीके के, जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स। सो बैलेंस्ड फोर्स की डेफिनेशन होती है अ टाइप ऑफ फोर्स व्हाइल अप्लाइंग इट ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। ये अप्लाइंग की फोर्स व्हाइल अप्लाइंग इट ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। जैसे कि एक बॉक्स हो गया, हम इस पे ऊपर इधर से फोर्स खींच रहे हैं, इसको फोर्स लगा रहे हैं इधर भी, और सेम अमाउंट का फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, ये एक ही जगह पर स्थिर रहेगा या फिर एक ही जगह पर रहेगा। तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, सेम बॉक्स अगर हम इधर ज्यादा जोर लगाएं इधर कम जोर लगाएं, जैसे मानिए इधर एक बड़ा आदमी जोर लगा रहा है और इधर एक बच्चा जोर लगा रहा है, तो किधर जाएगा, बड़े आदमी की तरफ, क्योंकि उधर का फोर्स ज्यादा है। तो इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। जिधर मतलब ये जब लगेगा अ टाइप ऑफ फोर्स व्हाइल अप्लाइंग इट ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स पोजीशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, मतलब इसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब बॉडी मूव ना करे इसको कहते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। अब हम कवर करेंगे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के 3 लॉ ऑफ मोशन है। जैसे तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि एन ऑब्जेक्ट continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force। तो इसका मतलब ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपने नेचुरल स्टेट में रहना पसंद करती है जब तक उस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आए, नहीं तो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आए। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी एग्जांपल दे रखा होगा कि एक ग्लास है,
इसके ऊपर एक कार्ड है, ताश का कार्ड या फिर किसी भी कार्ड ले, कोई भी कार्ड ले सकते हैं आप, और इसके ऊपर एक कॉइन है। तो अगर इसका इस कॉइन का नेचुरल स्टेट क्या है, ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी जब तक हम इसको उठा के साइड में ना रख दें। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर आप स्पीड में इस कार्ड को खींच लेंगे तो आप देखेंगे, और इसको इसका एक वीडियो बनाए और इसको स्लो में देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ समय के लिए कि कॉइन एक जगह पे रुक गया है, तो आपको लगेगा वो वहां पे स्टैच हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि कार्ड को हम बहुत स्पीड में खींच लेते हैं, जिससे कॉइन को अपना मतलब अपना स्टेट चेंज करने में टाइम नहीं मिलता, तो वो एक ही जगह पे स्थिर रह जाती है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और अगर आगे समझने के लिए हमें इनर्शिया जान लेते हैं। इनर्शिया क्या होती है? द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको सीधा सीधा समझ सकते हैं आप कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया हो गया वो रेस्ट में है। नेचुरल टेंडेंसी, अगर जैसे ये बोर्ड है, इसका इनर्शिया है कि ये रेस्ट में है, और जैसे कि एक ट्रेन है उसका इनर्शिया होगा कि वो मोशन में है। तो वही इनर्शिया ही जो होगा एक ऑब्जेक्ट का, उसको ही हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, कुल मिला के देखा जाए तो। अब हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो it states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। तो इसका आपको सीधा मैं अगर हिंदी बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगा, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से देखते हैं। सो चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जैसे हम एक लेते हैं P1 और P2, ये हो गया इसकी इनिशियल वेलोसिटी IU, और ये हो गया इसकी फाइनल वेलोसिटी IV, मतलब FV। सो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? P फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, P2 माइनस P1। तो हमारी होगी चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी P2 में क्या है? फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ आ गया mv, और P1 में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी माइनस mu, तो mv माइनस mu। तो इस अब हम क्या करेंगे? हम m कॉमन ले लेंगे, ये हो गया हमारा v माइनस u, ये हो गया f इक्वल टू। अब हम देखेंगे, अब इनसे जोड़ देंगे वापस, पहले हमने इतना लिया था, अब हम लेंगे रेट, हम इसमें रेट भी और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर फिजिक्स में रेट आ गया किसी वर्ड में तो हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो प्रोपोर्शनल मतलब, प्रोपोर्शनल आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर कोई चीज प्रोपोर्शनल तब होती है जैसे कि अगर ये फोर्स है, हमारा फोर्स बढ़ रहा है तो हमारा जो अदर हैंड में होगा वो ही बढ़ेगा। जैसे आप इसको एग्जांपल से ले सकते हैं, अगर हमें कहीं जाना है, मतलब यहाँ से आप आगरा जा रहे हैं, तो अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको स्पीड जल्दी आप स्पीड बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या हो रहा है? आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका टाइम कम लगेगा, ये आपका होगा इनवर्सली प्रोपोर्शन। और अगर इसको ही आप ले लेंगे, अब है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। इसका न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे और उस पे जो मोमेंटम होगा, और ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम भी हमारा बढ़ेगा उस ऑब्जेक्ट पे, और फोर्स कम होगा और तो हमारा मोमेंटम भी उस ऑब्जेक्ट पे कम होगा। माने कि अगर हम एक बॉल है उस पे ज्यादा जोर से मारे तो वो ज्यादा दूर जाता है, और आराम से मारे और तो वो कम दूर जाता है। तो ये क्या हुआ? जितना जोर लगाया हमने वो उतना दूर जाएगा, और जितना कम फोर्स लगा वो उतना कम। तो सेम है, जितना जोर लगाएंगे उतना मोमेंटम, जितना कम उतना कम मोमेंटम। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सॉरी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम फोर्स लगाते हैं उसका इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन होता ही होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक रॉकेट है, जब ये टेक ऑफ करता है तो इसके नीचे से थ्रस्ट निकलता है, तो इसका मतलब ये नीचे फोर्स लगा रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होता है? ये ऊपर जाता है। मतलब इसका मतलब ये फोर्स लगा रहा है तो इसका अपोजिट हुआ, मतलब ये ऊपर जा रहा है, तो इसका यही होता है देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना इसको ऊपर जाना है उतना ये फोर्स नीचे लगाएगा, तब ये ऊपर जाएगा। यही हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
अब हम देखेंगे इनर्शिया एंड मास, इन दोनों के बीच का रिलेशन। पहले हम जानेंगे इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि मतलब अगर कोई बॉडी, जैसे ये कार मूव कर रही है, तो ये कार तब तक मूव करती ही रहेगी जब तक कोई इस पे फोर्स लगा के इसको रोक ना दे। जैसे कि ये चलती ही जाएगी जब तक हम इस पे ब्रेक अप्लाई ना करें। तो आप लेकिन आप सोच रहे होंगे जैसे हम मूवीज में देखते हैं कार तो चलते चलते बंद हो जाती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि इस पे ये जमीन से जुड़ा रहता है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा हो, 2 फोर्स लग रहे होते हैं। एक तो फ्रिक्शन, जिससे कार का टायर और जमीन जुड़े रहते हैं तो उससे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और दूसरा इसका जो वेट है, इस ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ग्रेविटी भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसकी वजह से भी इसका स्लो डाउन होता रहता है। तो इस पे फोर्स तो लग रहा है कुल मिला के, तो इसलिए गाड़ी रुक जाती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पे कोई फोर्स उसको हिला ना दे। जैसे एक टेबल है, टेबल पे बुक रखी है, वो कब तक उस पे रहेगी जब तक, तब तक टेबल पे रहेगी जब तक हम उस पे जाके हटाना दे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये होता है कि अगर कोई टेबल पे कोई बुक ऐसे रखी हुई है, वो जब तब तक टेबल पे ही रहेगी जब तक हम आप उसको जाके वहां से उठाए ना, या फिर कोई हवा चल के उसको टेबल से गिरा ना दे, या फिर कोई जब तक कोई सीधी सी बात है कोई फोर्स ना लगे तब तक वो वहां से हटेगी नहीं। और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे यही कार ही है, अगर ये किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक इसको फोर्स। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वही, जैसे ये गाड़ी जा रही है तो जब तक हम इस पे फोर्स या फिर स्टीयरिंग व्हील जब तक नहीं घुमाएंगे तब तक ये ना लेफ्ट जाएगी ना राइट जाएगी। तो मतलब इस पे फोर्स लगा रहे हैं तभी ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो कहने मतलब कि तीनों वही है, जब तक कोई इन पे मोशन पे फोर्स लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, रेस्ट पे फोर्स लगाएंगे तो मोशन में आ जाएगी, और डायरेक्शन मोशन फोर्स लगाएंगे तो वो वापस से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो हम इनर्शिया कह सकते हैं नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे एक ऑब्जेक्ट वो मोशन में था तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता है, और डायरेक्शन में था तो डायरेक्शन में। तो हम इसको कह सकते हैं इनर्शिया हो गया हमारा नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अब आते हैं मास पे। मास क्या होता है? मास होता है वेट ही समझ लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का। तो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का जैसे अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो मास जैसे बॉल है तो इसका वेट होगा, वेट तो आप हम बाद में पढ़ेंगे डिफरेंस वेट और मास में। तो मास होता है किसी ऑब्जेक्ट का जैसे उसमें कितना मैटर है, जैसे ये बॉल है इसका वेट कितना होगा, जब तक इसमें जब हम इसमें जितना हवा होगा उतना ही तो इसका वेट होगा। जैसे बॉल है इसमें 2 kg एयर है तो इसका मास क्या होगा 2 kg, लेकिन वेट भी सिमिलर है लेकिन वेट में कुछ डिफरेंस होता है, तो ये हो गया मास। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है इनर्शिया और मास में कि किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना होगा, जैसे एक कंकड़ है इसका मास कम है, एक पत्थर बड़ा सा पत्थर है इसका मास ज्यादा है। तो इन दोनों में रिलेशन ये होता है कि मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। जैसे पत्थर है इसका मास कम है, तो जब हम इसको फेंकेंगे एक ही फोर्स से फेंकेंगे तो किसी को तो उसको आराम से लगेगा, लेकिन इसी बड़े ऑब्जेक्ट को हम उतने ही फोर्स से फेंकेंगे तो उसको ज्यादा तेज लगेगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो वही इसका रिलेशन ये है कि हायर द मास हायर द इनर्शिया। तो यही है डिफरेंस इनर्शिया और मास में।